हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ये इस वीडियो का फोर्थ पार्ट है, तो अगर आपने तीसरे पार्ट तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में देखिए हमने इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर को अच्छी तरह पढ़ा था। इसके बेसिन्स, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरी, डायरेक्शंस, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ा था। तो आशा करता हूँ कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देख लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप सबसे पहले मिलती रहें। अब हम बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है, वेट अ सेकेंड, आज का टॉपिक है द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज एविडेंट फ्रॉम ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड सैलो वैलीज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स. The Western Ghats running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers, discharging their water in the Bay of Bengal and as small rivulet joining the Arabian Sea. मतलब दो तरह से नदियाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, एक जो इधर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती हैं और दूसरी नदियाँ वो जो इधर अरेबियन सी में गिरा देती हैं। तो इस तरह से हमने दोनों नदियों को अपने देश में डिवाइड कर रखा है। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़्यादातर जो नदियां हैं वो किधर से किधर की ओर बहती हैं? वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है। और कौन कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं? और इसमें दो नदियां हैं हमारे पास, नर्मदा और तापी। ठीक है। द चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब कहाँ ओरिजिनेट करते हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। और ये किस रिवर के सिस्टम के हिस्सा हैं? गंगा रिवर सिस्टम के हिस्सा हैं। द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये भी क्या है? पेनिसुलर ड्रेनेज के ही हिस्सा हैं। पेनिसुलर रिवर्स के खासियत और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम एक बार देखते हैं। इनकी कोर्स कितने समय के लिए जाती हैं? एब्सेंस ऑफ मिएंडर, ये कोई मिएंडर नहीं बनाती हैं। एंड नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पूरे साल इनमें पानी नहीं रहता है। द नर्मदा एंड तापी विच फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैलीज आर हाउएवर एक्सेप्शंस। नर्मदा और तापी में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होते हैं। Three major geological events in the distant past have shaped the present drainage system of peninsular India. तो प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम को, मतलब वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को, पेनिसुलर इंडिया को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया ये देखिए। Subsidence of the western flank of peninsula leading to its submerged below the sea during its earlier tertiary period. Generally, it has disturbed the symmetrical plane of river on either side of original watershed. Upheaval of the Himalaya when the northern flank of peninsula block was subjected to subsidence and consequent through faulting. The Narmada and the Tapi flow it through fault and fill its cracks with their retreat material. Hence, there is a lack of alluvial and deltaic deposits in the river. Slight tilting of the peninsular block from northwest to the southwestern eastern direction gave orientation to entire drainage system toward the Bay of Bengal during the same period. मतलब पेनिसुलर जो ब्लॉक है, पेनिसुलर ब्लॉक जो है हल्का सा टिल्ट है,
हल्का सा टिल्ट है मतलब टेढ़ा है, किधर, नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर नदियाँ अपना पानी कहाँ गिरा देती हैं, बे ऑफ बंगाल में उसी समय पे। अब रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज देखते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम इन द पेनिसुलर ड्रेनेज। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिसुलर रिवर इज गिवन बिलो। द महानदी राइजेज नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये लाइन याद रखिएगा, महानदी कहाँ से राइज होती है, सिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और ये कहाँ तक जाती है, थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा से होकर जाती है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। 851 किलोमीटर लॉन्ग, कितनी लंबी है, 851 किलोमीटर। और इसका कैचमेंट एरिया लगभग 1 से 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 53% ऑफ ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश। तो 53% रिवर कहाँ फैला है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और 47% है उड़ीसा में, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 3। अब देख लेते हैं गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। इट राइजेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, नासिक एक और चीज़ के लिए फेमस है, नासिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये भी कहाँ पानी गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इट ट्रिब्यूटरीज रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसकी जो सहयोगी नदियां हैं वो कहाँ से आती हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और इसका कैचमेंट एरिया लगभग 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 49% कहाँ फैला है, महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और बाकी का आंध्र प्रदेश में। अब आपने नाम सुना था थोड़ी देर पहले, पेनगंगा। पेनगंगा, द इंद्रावती, ठीक है, द पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजरा, ये क्या है, इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं ये 4, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है। गोदावरी इज सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम। तो पोलावरम में ये थोड़ा बाढ़ ज़्यादा लेकर आती हैं। वेयर इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू जॉर्ज। फोटोज खींचने लायक आपको बहुत सी खूबसूरत घाटियाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। द रिवर आफ्टर राजमुंद्री स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। तो राजमुंद्री के बाद जो नदी है, देखो यहाँ तक ये यहाँ आई, और यहाँ राजमुंद्री के बाद क्या होता है, ये नदी जो है मतलब ऐसे फैल जाती है, ठीक है। और ये क्या क्रिएट करती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वही डेल्टा बनाती हैं। द कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। तो कृष्णा नदी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट पेनिसुलर रिवर विच राइजेज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर इन सह्याद्री। इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ 1401 किलोमीटर, ठीक है। द कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी टोटल कैचमेंट एरिया का ज़्यादातर मतलब 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका में और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अब देखो कावेरी नदी। द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स।
कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स। लेंथ है इसकी 1341 किलोमीटर ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर and it drains an area of 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। Since the upper catchment area receive rainfall during the southwest monsoon and the lower part during northeast monsoon season, the river carries water throughout the year and comparatively less fluctuation than other peninsular river. About 3% of Kaveri basin falls in Kerala. 3% कावेरी का जो बेसिन है वो केरला में पड़ता है, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज काबिनी, भवानी और अमरावती। द नर्मदा ओरिजिनेट करती हैं कहाँ पे? अमरकंटक। अमरकंटक की हाइट 1057 मीटर। ठीक है। ये एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है, सतपुरा इन द साउथ एंड द विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्यू जॉर्ज इन मार्केबल रॉक एंड धुआंधार वाटरफॉल बनाती है ये कहाँ? जबलपुर के पास। आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर इट मीट्स द अरेबियन सी। तो ये नदी अरेबियन सी में जाकर गिरती है, भारूच के साउथ में। फॉर्मिंग अ ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग, ये क्या बनाती है? एस्चुअरी। तो याद रखिएगा, ये देखिए, जो भी नदी इस तरफ बहकर जा रही है ये क्या बनाती है? डेल्टा। और जो भी नदी इस तरफ जाकर गिरती है अरेबियन सी में, वो क्या बनाती है? एस्चुअरी। ठीक है। अब देखो अच्छा, यहाँ से यहाँ देखते हैं। द तापी इज द अनदर इम्पॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, वेस्टवर्ड बहती है। वेस्टवर्ड मतलब ऐसे, ठीक है। और इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग। कितना एरिया ड्रेन करती है? 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। 79% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और बाकी का गुजरात। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। लूनी सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। वेस्ट ऑफ अरावली से ये ओरिजिनेट होती है। पुष्कर का नाम आपने सुना होगा। पुष्कर का एक मेला होता है जहाँ बहुत सारे ऊंट और मतलब हर चीज़ बिक्री होता है। पुष्कर का मेला बहुत फेमस होता है। कमेंट करके बताइएगा तो कौन कौन जा चुका है पुष्कर। ठीक है। तो पुष्कर के पास से, पुष्कर में ये ओरिजिनेट होता है 2 ब्रांचेस में। एक का नाम सरस्वती और दूसरे का साबरमती। विच जॉइंस विथ ईच अदर एट गोविंदगढ़, और दोनों आकर फिर से मिल जाती हैं गोविंदगढ़ में। ठीक है। फ्रॉम हेयर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इज नॉन एज लूनी, और फिर ये अरावली से आकर लूनी नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये टुवर्ड्स वेस्ट में बहती है तिलवाड़ा एंड देन टेक अ साउथ वेस्ट, और तिलवाड़ा के बाद अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करती है। और यहाँ से कहाँ जाती है? ये रन ऑफ कच्छ जाती है। ठीक है। स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द अरेबियन सी हैव शॉर्ट कोर्सेस। तो अरेबियन सी की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं ना वो छोटी होती हैं,
लेकिन क्यों क्यों होती हैं? द Shetruunji is one such river which rises near Dhalkahwa in Amreli district. कहाँ है ये? अमरेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दलकहवा नदी का नाम शत्रुंजी। द भाद्रा ओरिजिनेट्स नियर अन्याली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। द धाधर राइजेज नियर घंटार विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। तो ये अलग अलग छोटी छोटी नदियां हैं जो अलग अलग जगह से। साबरमती एंड माही आर टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात। गुजरात में साबरमती आश्रम किस चीज़ के लिए फेमस है? गांधी जी के लिए, याद है साबरमती का आश्रम। द वैतरना राइजेज फ्रॉम द त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ। तो एक और नदी देखो, वैतरना, ये कहाँ से? नासिक डिस्ट्रिक्ट से। ऊंचाई कितनी थी वहाँ? 660 मीटर। कौन से पहाड़? त्रिम्बक हिल्स। उसके बाद देखो काली नदी कहाँ से होती है? बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, और करवार बे में जाकर ड्रेन हो जाती है। अब बेदती रिवर का सोर्स कहाँ है? हुबली धरवार, 161 किलोमीटर की नदी है। इसी तरह से श्रावती नदी है, ये कर्नाटक की एक इम्पॉर्टेंट नदी है और ये वेस्ट की ओर बहती है। श्रावती ओरिजिनेट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में, और लगभग 2209 किलोमीटर का एरिया कैच करती है। कैचमेंट एरिया इतना है इसका। गोवा हैज़ टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स विच कैन बी मेंशन्ड हेयर। वन इज मंदोवी एंड द अदर इज जुआरी। पहली मंदोवी, दूसरा जुआरी। गोवा के पास दो नदी हैं, एक मांडोवी और दूसरा जुआरी, ठीक है। केरल की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी पतली है, नैरो है, ठीक है। और केरल की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज भरतपुझा, और ये राइज कहाँ से करती है? अन्नामलाई हिल से। इसका अनदर नेम का है पोन्नानी। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 5397 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका कैचमेंट एरिया है। कंपेयर इट्स कैचमेंट एरिया विथ दैट ऑफ श्रावती रिवर ऑफ कर्नाटका। अब देखते हैं पेरियार। द पेरियार इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। इसका कैचमेंट एरिया 5243 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। थर्ड, अनदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज द पंबा रिवर। कौन सी नदी? पंबा रिवर। और ये कहाँ फॉल होती है? भेमोबानद एक लेक है और ये 177 किलोमीटर का कोर्स कवर करके आती है। देखो किसके पास कैचमेंट एरिया कितना है, मतलब नदी कौन सी नदी है जो देखो मोटा होकर बहती है, जिसकी गहराई और चौड़ाई ज़्यादा है, और किसकी कम है, ठीक है। कौन ज़्यादा दूर तक जाता है, कौन ज़्यादा पानी कैरी करता है, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। इसका साबरमती का कैचमेंट एरिया देखो आप, साबरमती का कैचमेंट एरिया 21,000, माही का 34,000, और वहीं धंधर का 2,000, काली नदी का फिर 5,000, श्रावती का 2,000 और भरतपुझा का 5,000। तो इस तरह से कैचमेंट एरिया में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू टुवर्ड द ईस्ट अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट की ओर भी बहती हैं, छोटी छोटी
बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं। और जो ईस्ट की ओर बहेंगी, अगर इधर से कोई इस तरफ जा रहा है तो वो किधर बहेगा, मतलब कहाँ जाकर ड्रेन होगा, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ देखो आप, प्लेस ऑफ ओरिजिन, हिमालयन माउंटेन कवर्ड विथ ग्लेशियर। और अगर पेनिसुलर रिवर है तो पेनिसुलर प्लेटू। नेचर ऑफ फ्लो, पेरिनियल का मतलब होता है कि पूरे साल पानी रहता है, इसको रेनफॉल से भी वाटर मिल जाता है और साथ ही साथ ग्लेशियर से मिलता ही है। जबकि पेनिसुलर जो रिवर है ये सीजनल होती हैं, रेनफॉल और मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। अब देखो टाइप ऑफ ड्रेनेज, एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रिटिक पैटर्न्स इन प्लेन, सुपर इम्पोज्ड, रेजिनेवेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रिडाइल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेचर ऑफ रिवर, लॉन्ग कोर्स, लंबी नदियाँ होती हैं, फ्लोइंग थ्रू द रज्ड माउंटेन, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से बहकर पहुँचती हैं। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत कटाव करती हैं। रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, मिएंडर एंड शिफ्टिंग कोर्स, तो अपना ये शिफ्ट कर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा शिफ्ट करती हैं, फ्लड लेकर आती हैं, कटाव करती हैं। ये सब किस रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। जो पेनिसुलर रिवर है वो छोटी होती हैं, इनका लेंथ भी कम होता है और वेल एडजस्टेड वैली से ही ज़्यादा दूर नहीं करती हैं। देखो कैचमेंट एरिया किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा लंबी होंगी, तो लंबी नदियाँ हमेशा कहाँ पाई जाती हैं, हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में पेनिसुलर रिवर हमेशा छोटी होती है। एज ऑफ रिवर, यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डिपेंडिंग इन द वैली। यंग एंड यूथफुल इसलिए क्योंकि ये हिमालय यंग है तो ये भी यंग है। ठीक है, पेनिसुलर ओल्ड है तो इनकी बिहेवियर भी ओल्ड जैसा है। ठीक है, अब देखिए द सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, बैतरणी एंड ब्राह्मणी, द वंशधारा, द पेन्नार, द पेलार एंड वैगई आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, आप देख सकते हो। इसका कैचमेंट एरिया भी आप देख सकते हो, 19,000, 12,000, 39,000, 55,000, 17,000, इस तरह से है। देखो लिखा है, डू यू नो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर चैनल इज नॉट द सेम थ्रू आउट, मतलब सालों भर नदी में एक जैसा पानी नहीं रहता है। कैसे, कभी रेन हो गया, किसी इलाके में रेन हुआ तो इस इलाके का पानी नदी में अचानक से जाकर मिल गया और वहाँ का पानी क्या हो गया, बढ़ गया। अचानक ये नदी किसी ऐसे ड्राई इलाके से जर्नी करने लगी और बहुत सारा पानी इस नदी का इस ड्राई लोकेशन ने क्या किया, सोख लिया और इसका पानी क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बांध बनाकर हम इसकी मतलब कैनाल वगैरह से के थ्रू हम ऐसी सूखे इलाकों में पानी को पहुँचा देते हैं। इससे भी क्या होता है कि पानी कम हो जाता है। तो अलग अलग सीजन में पानी बढ़ता घटता है। आपके आसपास जो भी नदी होगी वो आपको पता होगा अगर आप किसी नदी के किनारे रहते हैं तो। ठीक है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नॉन एज रिजाइम। तो जो पैटर्न है नदी में पानी के बहने का उसको रिजाइम कहा जाता है। द नॉर्थ इंडियन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें सालों भर पानी रहे। क्यों, क्योंकि सालों भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि वो बर्फ़ मतलब ग्लेशियर से बनी होती हैं, तो बर्फ़ हमेशा पिघलती रहती है और इनको पानी मिलता रहता है। साथ ही साथ अगर ये किसी इलाके से जाती हैं वहाँ बारिश का पानी आ जाता है तो उससे भी इनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से तो होती नहीं है, ये पेनिसुलर प्लेट्यूज वगैरह से इनका ओरिजिन होता है और इस वजह से क्या होता है
कि अगर मानसून मिल गया, बारिश मिल गई तो बहुत अच्छा, वरना इनमें पानी ज़्यादा नहीं रहता है। देखो लिखा है ना कि मतलब अगर ड्यूरिंग मानसून जो रेन होता है इसकी वजह से फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इनका फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये कंट्रोल होता है रेनफॉल के थ्रू। ओके, द पेनिसुलर प्लेटू टू अदर्स। देखो, द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम। इट इज मेजर्ड आइदर इन क्यूसेक, क्यूबिक पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड, और क्यूमैक्स, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्चार्ज कर रही है पानी, मतलब कितना पानी लाकर कहीं एक जगह डाल रही है, वो हम कैसे किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं, या तो क्यूमैक्स में या फिर क्यूसेक में, तो या तो मीटर में या फिर फीट पर सेकेंड में। तो इस तरह से हम पानी का जो है मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम वो डिस्चार्ज करती है। द गंगा हैज़ इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी जून पीरियड। गंगा सबसे कम पानी कब लेकर जाती है? जनवरी से जून के समय। और मैक्सिमम कब होता है इसका? अगस्त और सितंबर में। और सितंबर के बाद धीरे धीरे पानी घटने लगता है। There are a striking difference in the river regime in the eastern and western parts of the Ganga basin. The Ganga maintains a sizable flow in its early part of summer due to snow melt before the monsoon rains begin. मतलब देखिए, बारिश से पहले भी गंगा नदी में पानी लगभग ठीक ठाक रहता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गर्मी से पहले भी बर्फ़ पिघलती रहती है, तो पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन्स बिगिन, द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गंगा एट फरक्का। फरक्का बैरेज बना हुआ है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में जब फरक्का बैरेज पे ये पानी अपना डिस्चार्ज करती है तो कितना करती है? 55,000 क्यूसेक। ठीक है, क्यूसेक किस चीज़ के लिए यूज होता था? क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो 55,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड पानी ड्रेन करती है। ठीक है, मिनिमम इज ओनली, देखो मिनिमम कितना है? 1300, और मैक्सिमम कितना है? 55। कितना ज़्यादा है? और इतना मतलब चेंज होता है कहाँ? कभी कभी ये 1300 का ड्रेन कर रही है और अचानक कभी 55 का करे, तो कितना ज़्यादा पानी एक बार में बढ़ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को देखो कैसे, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। द टू पेनिसुलर रिवर डिस्प्ले इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन देयर रिजाइम्स कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स। दो ऐसी नदियाँ जो पेनिसुलर हैं वो भी ऐसा ही डिफरेंस मेंटेन करती हैं कभी कभी। द नर्मदा हैज़ वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज। नर्मदा नदी भी बहुत कम डिस्चार्ज करती है। कब? जनवरी से जुलाई तक। लेकिन अचानक इसका पानी बढ़ जाता है कब? अगस्त में। ठीक है, और ऐसा होता है रेनफॉल और मॉनसून की वजह से। ठीक इसी तरह अगर देखो, द फ्लो ऑफ नर्मदा is recorded as गुरुद्वेश्वर shows that maximum flow is order to 2300 क्यूसेक है इसका मैक्सिमम, जबकि मिनिमम सिर्फ 15 है। कहाँ 15 और कहाँ 2300? कितना ज़्यादा चेंज है, देख रहे हो। द गोदावरी हैज़ द मिनिमम डिस्चार्ज इन मई एंड मैक्सिमम इन जुलाई अगस्त। मिनिमम डिस्चार्ज मई में, अब मैक्सिमम जुलाई अगस्त में। और फिर अगस्त के पास पानी घट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से पोलावरम की अगर देखो तो पोलावरम इज 3200 क्यूसेक। और ये मतलब गोदावरी नदी पोलावरम में पानी गिराती है, वाइल द मिनिमम
फ्लो इज़ ओनली 50 क्यूसेक। तो ये बस फ्लो मतलब चेंज दिखाया जा रहा है कि साल के कुछ महीनों में पानी बहुत ज़्यादा होता है नदियों में, जबकि साल के कुछ महीनों में पानी बहुत कम भी होता है। The river of India carry huge volume of water year, but it is unevenly distributed both time and space. तो अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर पानी अलग अलग तरीके से यूज होता है। कहने का मतलब है, मैंने बताया ना कि ये नदी है, ये माउंटेन से होकर गुजर रही है। यहाँ माउंटेन है, ठीक है ना। तो अगर माउंटेन से होकर कोई नदी निकल रही है ये, तो जब माउंटेन से होकर गुजरेगी तो हाइट से नीचे की ओर आएगी तो स्पीड में आएगी, ठीक है। लेकिन माउंटेन्स पे था क्या, सिर्फ ग्लेशियर्स की वजह से ही तो इसका पानी का मेन सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स ही तो हैं। लेकिन जब इस रास्ते में आएगी और कहीं इसको बारिश नहीं मिलेगा, और जहाँ भी ये जाएगी अगर किसी भी इलाके में ड्राई रीजन मिल गया, इसको कोई बड़ी फैक्ट्री मिल गई जो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती है, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी का जो वॉल्यूम है वो घटता चला जाएगा, राइट। पानी कम होता चला जाएगा। और जैसे ही फिर कहीं बारिश मिलेगी, जब भी कहीं कैसे भी बारिश मिलेगी तो क्या होगा, बारिश की वजह से ये नदी फिर से यहाँ इस पे बहुत सारा पानी आकर मिलने लगेगा और फिर से ये ज़्यादा पानी कैरी करने लगेगी। या फिर हो सकता है कि इसकी कोई और नदी ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है और उसमें ढेर सारा पानी मिल जाए, इसको बारिश का बहुत ज़्यादा पानी मिल जाए और ये इसमें ला के दे देगी, तो भी यहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से पानी अलग अलग समय पर अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल होता है नदियों में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थोड़ा सा बच गया है, देख लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स मच ऑफ द वाटर इज वेस्टेड इन फ्लड एंड फ्लोज डाउन टू द सी। समुद्र में भी बहुत सारा पानी बह जाता है और कुछ इधर उधर बाढ़ की वजह से भी पानी जो है वो प्लेन्स पे बह जाता है, ज़मीन पे आकर शोषित हो जाता है, ग्राउंड वाटर को फेड हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी कम हो जाता है। बट उसी तरह से व्हेन देयर इज़ अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर एरिया सफर्स फ्रॉम ड्रॉट। एक जगह तो बाढ़ आ रही होती है, एक जगह सूखा पड़ रहा होता है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारी सारी नदियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। डोंट वरी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हर नदी को एक नदी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीनों को काट कर रास्ते बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारा इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास की सारी नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट की जा सकती हैं। और इस तरह हम एक चैन बना सकते हैं जो मतलब सूखे इलाकों तक पानी को पहुंचाने में मदद करे। कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड और मिनिमाइज बाय ट्रांसफरिंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू द वाटर डेफिसिट बेसिन। मतलब एक जगह पानी यहाँ बहुत ज़्यादा है तो हम एक कैनाल के थ्रू दूसरी जगह जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ भेज दें। बात तो सही है कि इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन आप इस कैनल को बनाने के लिए यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं आप इसको डिस्ट्रॉय करोगे, काटाव करोगे, ब्रिज बनाओगे या फिर कैनाल लगाओगे, कुछ भी करोगे तो यहाँ के रहने वाले जीव जंतु अफेक्ट होंगे, पेड़ पौधे अफेक्ट होंगे, एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा, है ना। और उसके बाद पैसा भी लगेगा। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को सोचने गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लेकर आ रही है जैसे कि इंटरलिंकिंग परियोजना एक चल भी रही है, ठीक है। देखो, पेरियार डाइवर्सन
स्कीम, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, कुरनूल कुदप्पा कैनाल, ब्यास सतलुज लिंक, ये 2 नदियों को लिंक किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। गंगा और कावेरी नदी को लिंक कर दिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। देखो लिख रहा है, डू यू थिंक दैट डिगिंग अ कैनाल इज इनफ टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द गंगा बेसिन टू द पेनिसुला रिवर, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम। मतलब एक कैनाल बना कर क्या हम इतना पानी मतलब भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ, कुछ तो मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस सिर्फ एक कैनाल की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा इरिगेट किया जा सकता है और बहुत सी वाटर प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन द वाटर बी लिफ्टेड फ्रॉम प्लेन एरिया टू द प्लेटू एरिया? इज देयर सफिशिएंट सरफेस वाटर इन द नॉर्थ इंडियन रिवर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस? ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द होल इशू एंड राइट अप। तो एक डिबेट करने की यहाँ पर सलाह दी गई है, ठीक है। नदियाँ क्यों पॉल्यूट होती हैं और डर्टी वाटर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी सोचनी चाहिए। वैसे हम इस बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना, पानी धोने से लेकर कपड़े धोने से भी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपके नहा रहे हो, आप उसमें साबुन यूज कर रहे हो, अलग अलग किस्म के पता नहीं कितनी किस्म की क्रीम्स आती हैं जो आप शरीर पे लगाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि नदी को पोल्यूट करती हैं। जहाँ कहीं से भी ये पानी नदी में मिलता है तो ये पोल्यूट करती हैं। ऊपर से हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स, और सारे फेस्टिवल्स में क्या होता है कि हम मूर्तियों को ले जाकर, जितने भी देखो फूल और मूर्तियाँ दोनों ही हम क्या करते हैं, नदियों में विसर्जित करते हैं। ये भी नदियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। इनसे भी पोल्यूशन फैलता है। तो आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। आप कहोगे कि मतलब हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि आजकल ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो इको फ्रेंडली होती हैं। तो इको फ्रेंडली चीज़ों का हमें यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो स्टेचू हो, चाहे नेचुरल अगर हम फूल वगैरह का यूज कर रहे हैं तो नदियाँ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो ऐसी ही चीज़ों का यूज करें जिससे रिवर अपने आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर लंबा था बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।